हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम एक्टर पॉलिसीज की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इस सीरीज में गाइस नेक्स्ट जो आपका जो आज के सेशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाइस रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उससे पहले मैं उन व्यूवर्स को जो इस चैनल पर न्यू है उन्हें बताना चाहूंगी कि गाइस ये चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जिस पर हम लोग डिप्लोमा, बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, डिस्कशन करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। और यदि आपको कंटेंट बेनिफिशियल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आरसीआई न्यू दिल्ली पर है, जिसे हम लोग रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय पुनर्वास परिषद भी कहते हैं। गाइस, भारतीय पुनर्वास परिषद जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और है क्या आरसीआई न्यू दिल्ली एक्चुअल में? द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई, was set up as a registered society in 1986। तो सबसे पहले ये एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी आई थी 1986 में। फिर उसके बाद में 1992 में आरसीआई एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट and it became a statutory body on 1993। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि 1992 में संसद द्वारा आरसीआई अधिनियम लागू किया गया और 1993 में इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। ठीक है। और इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए, ब्रॉड बेस्ड करने के लिए 2000 में जो है गाइस इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए थे। तो ये आप ईयर जो है वो याद रखेंगे। 1986 में रजिस्टर्ड सोसाइटी, 1992 में जो है वो आरसीआई एक्ट, ओके, पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ था। और फिर उसके बाद में 1993 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे हम लोग वैधानिक निकाय भी कहते हैं। और उसके बाद में 2000 में गाइस इसमें और अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है। तो ये आप जो है याद रखेंगे। और इसके बाद गाइस सबसे मेन चीज है कि आरसीआई एक्ट जो है, इसकी मुख्य भूमिका क्या है रिहैबिलिटेशन की फील्ड में। तो इट्स स्पेसिफिक रोल is to develop, standardize and regulate training programs, courses at various levels in the field of rehabilitation and special education। ठीक है। पुनर्वास के क्षेत्र में और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में गाइस सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है आरसीआई की एज ए टीचर ट्रेनिंग। ये हमारे लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा ये हमारे से ही कंसर्न है, हमारे से मीन्स टू से टीचर ट्रेनिंग, जो हम लोग इस फील्ड में टीचर बनने जा रहे हैं, चाहे वो बन चुके हैं चाहे बनने जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या करता है आरसीआई? हमारा जो जो भी कोर्सेस है, चाहे हम डिप्लोमा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कर रहे हैं, डिग्री कोर्सेस कर रहे हैं, उसका जो कोर्स है, करिकुलम है, डेवलप करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा, उसे रेगुलेट करेगा, उसमें अपडेट करता रहता है। ठीक है, वेरियस लेवल पर। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज की, जब हम एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बन जाते हैं, स्पेशल एजुकेटर बन जाते हैं, ठीक है, तो हमें हमारा क्या होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है। और वो रजिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आरसीआई की ही है। ठीक है। जिसे आप लोग बोलते हैं कि सीआरआर, है ना। ये सीआरआर क्या होता है? इट ऑल्सो मेंटेन्स द सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। ये केंद्र के आधार, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर आप कह सकते हैं, जिसमें सभी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स और पर्सनल की जो है वो डिटेल जो है वो मिलती है, कि कितने प्रोफेशनल्स अभी तक इस फील्ड में जो है वो बने हुए हैं। ठीक है। और कितने कंटिन्यू है, क्योंकि रजिस्टर्ड तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन कई लोग फील्ड को छोड़ के चले भी जाते हैं। इसलिए आरसीआई ने क्या किया कि आपको हर 5 साल में अपना जो सीआरआर है उसे रिन्यूअल कराना होगा, ये देखने के लिए कि आप स्टिल इस फील्ड के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में। तीसरा मुख्य काम क्या है आरसीआई का? कि ये रिसर्च प्रमोट करता है इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी और रिहैबिलिटेशन। क्लियर? सबसे पहला, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के जो भी कंटेंट है, उसके कोर्सेस हैं, उनको डेवलप करना, उनको स्टैंडर्डाइज करना थ्रू इंस्पेक्शंस, ओके, एंड रेगुलेट करना। ओके। फिर उसके बाद में सीआरआर रजिस्टर को मेंटेन करना। और तीसरा काम है रिसर्च को जो है वो प्रमोट करना। क्लियर? सबको अब बेसिक समझ में आ गया आरसीआई का। ना आगे मूव करते हैं कि आरसीआई एक्ट के जो है वो कितने चैप्टर्स है, कितने भागों में इसको बांटा गया। तो इसके 3 चैप्टर्स है गाइस। चैप्टर 1 में क्या दिया गया है? चैप्टर 1 में इसकी डेफिनेशन दी गई है आरसीआई की, को बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 में गाइस इससे रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका, इसमें रिलेटेड कमिटीज कौन कौन सी हैं,
किस तरह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है मूव ऑन होएगा, वो सारी डिटेल जो है वो चैप्टर 2 में दी गई है। फिर चैप्टर 3 में गाइस इसके फंक्शंस दिए गए हैं कि आरसीआई के कार्य क्या होंगे, उनकी डिटेल जो है वो इसमें बताई गई, जिनको हम लोग आगे की स्लाइड में जो है वो चर्चा करेंगे। और चैप्टर 3 में गाइस लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन क्वालिफिकेशन granted by universities or institution in India also approved by RCI Act। ठीक है, और चैप्टर 3 में ही जो है वो लिस्ट दी गई है कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज जो है वो आरसीआई के द्वारा जो है अप्रूव किए जाएंगे, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज जो है वो रन कर सकते हैं, जिनको लेकिन मान्यता कौन देगा, आरसीआई देगा। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर 3 चैप्टर के अंदर इस तरह से आरसीआई को जो है वो डिटेल दी गई है। ठीक है, चैप्टर 1 डेफिनेशन, चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूशन और कमेटीज की डिटेल दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, और चैप्टर 3 में फंक्शंस और लिस्ट दी गई है रिकॉग्नाइज रिहैबिलिटेशन क्वालिफिकेशंस की। क्लियर? ठीक है, तो फंक्शंस और रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशंस की अपकमिंग स्लाइड में हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है आरसीआई का, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहला उद्देश्य है गाइस टू मॉनिटर द ट्रेनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल एंड पर्सनल। सबसे पहली चीज कि जितने भी रिहैबिलिटेशन पर्सनल और प्रोफेशनल है, ठीक है, उनकी जो है पर्सनल जो है कर्मचारी जिसे आप लोग कह सकते हैं, जब आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा लेवल पे जब भी कोई कोर्स करते हैं, तो आपको जो है आपका जो सीआरआर नंबर होता है 5 डिजिट का, उसके आगे बी अल्फाबेट लिखा जाता है। ठीक है, तो वो आपका सिंबल होता है कि हम क्या है, पर्सोनल है, कर्मचारी के रूप में आप कह सकते हैं एज पर आरसीआई। ठीक है, तो हमारी जो पहचान होगी वो पर्सोनल की होगी। लेकिन जब आप एक डिग्री करते हैं, चाहे वो बीएड करें चाहे वो एमएड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका जो है फिर आपके जो सीआरआर नंबर होगा 5 डिजिट का, उसके आगे ए अल्फाबेट लिखा जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होगा, और फिर आपका जो है वो आरसीआई में आपकी क्या पहचान होगी, एज ए प्रोफेशनल। ओके, तो ए और बी लेटर का क्या मतलब है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। और वो जो आपका जो 5 डिजिट का या 4 डिजिट पहले होता था, अभी 5 डिजिट में हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ेंगे, ट्रेनिंग टीचर्स बढ़ेंगे, तो 6 डिजिट में भी आएगा, ग्रो करता रहेगा इसी तरीके से। तो अभी रिसेंटली जो 5 डिजिट का है गाइस, तो 5 डिजिट वो जो नंबर है और उनके आगे अल्फाबेट लिखा होता है, आई थिंक अब उसका डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। और दूसरी चीज, वो जो आपको नंबर दिया जा रहा है वो यूनिक नंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, वो किसी और को वो नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो आपकी फील्ड में जो है एक पहचान है, जिसको आप लोग सीआरआर नंबर जो है वो कहते हैं। क्लियर? तो दूसरा काम है टू प्रमोट रिसर्च, जैसा अभी हमने डिस्कस करता है, और टू मेंटेन द सीआरआर। ठीक है, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव, जिसे अभी हमने रोल में भी डिस्कस किया था ना। फंक्शंस ऑफ आरसीआई जिसे आपने कौन से चैप्टर में दिया गया, चैप्टर नंबर 3 में। तो कौन कौन से फंक्शंस है आरसीआई के? सबसे पहला फंक्शन है गाइस रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, जो भी, क्योंकि आरसीआई डायरेक्ट कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं चला रहा है। ठीक है, आरसीआई ये कोर्स किनको दे रहा है, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए दे रहा है। ठीक है, अब जब वो लोग ट्रेनिंग्स को ट्रेन कर करके आपको उनको डिग्री और डिप्लोमा दे करके आपके पास भेजते हैं, तो आरसीआई क्या करता है, फिर उनको अप्रूवल देता है, फिर उनका रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आरसीआई के फंक्शन है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करता है किसके द्वारा दी हुई क्वालिफिकेशन को, यूनिवर्सिटी के द्वारा और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और वो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा अप्रूव्ड होगी, आरसीआई के द्वारा। उनको अप्रूवल स्टार्ट कर, हम अपनी मर्जी से कोर्स नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले उसकी परमिशन आरसीआई से लेनी पड़ेगी। उनके कुछ नॉर्म्स हैं जिस पर आप वो नॉर्म्स को जब आप कंप्लीट करोगे, तभी आरसीआई आपको परमिशन देगी किसी कोर्स को स्टार्ट करने की। ऐसे ही कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई आरसीआई के कोर्स को स्टार्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? तो उसको रिकॉग्निशन किस कौन देता है, आरसीआई देता है। अब ये जो रिकॉग्निशन किससे कैसे देगा, इंस्पेक्शन के थ्रू देगा। आरसीआई जो है अपनी फील्ड में जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, उनको जो है एक टीम बनाती है इंस्पेक्टर्स की, और उनके द्वारा इंस्पेक्शंस की जाती है इंस्टीट्यूशंस की, टाइम बाय टाइम स्टार्ट करने के लिए, फिर रिन्यू करने के लिए। ठीक है, और इसके द्वारा ये क्वालिटी को मेंटेन रखने का जो है वो प्रयास जो है वो आरसीआई करती है। फिर विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, आरसीआई के पास ये राइट होता है कि यदि कोई भी नॉर्म्स को जो है वो तोड़ता है, जो भी आरसीआई ने नॉर्म्स बनाए हैं ट्रेनिंग कोर्स की क्वालिटी के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, तो यदि आप नॉर्म्स को किसी भी तरह से नॉर्म्स की अवहेलना करते हैं, तो आपको क्या है, आरसीआई आपसे वो पहचान जो है वो वापस ले सकती है। आप एज ए प्रोफेशनल आपसे भी ले सकती है, और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं। ये राइट आरसीआई को है।
ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। जो मानक जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो कौन, आरसीआई निर्धारित करती है, और उनको स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना ही होगा। आरसीआई ही करिकुलम बनाएगा, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स का है, चाहे वो डिप्लोमा का है, चाहे वो डिग्री का है। और हर 5 साल बाद आरसीआई उस करिकुलम को टाइम के अनुसार जो है वो अपडेट भी करता रहता है। तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड। अब ये जब करिकुलम बन करके आरसीआई का आता है, तो उससे क्या होता है, कोई यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के पास ये राइट होता है कि उसमें 10% के करीब जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो आप जो है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। फिर है आपका रजिस्ट्रेशन इन सीआरआर। ओके, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि रजिस्ट्रेशन करने का आरसीई का कारण प्रोफेशनल कंडक्ट एंड रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम सीआरआर। ठीक है। तो व्यवसायिक आचरण और सीआरआर से नामों को हटाना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरसीआई के कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ मानक हैं, कुछ मानदंड हैं। यदि आप एज ए प्रोफेशनल उन मानदंडों का पालन नहीं करते, उनकी किसी भी तरह से अवहेलना करते हैं, तो आपसे आरसीआई किसी भी समय आपका जो है सीआरआर नंबर जो है वो डिसकंटिन्यू कर सकती है, रिमूव कर सकती है। ठीक है। तो ये राइट आरसीआई के पास है। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आरसीआई के पास में ये एक्ट है, पार्लियामेंट ने इसे अधिकार दे रखा है कि वो जो है यू नो इसमें जो है रूल्स और रेगुलेशन को बना सकते हैं, उनमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो ये सारे जो है वो फंक्शंस है आरसीआई के। क्लियर है आप सबको? ठीक है। तो यानी ये पावर जो है आरसीआई के पास है, उन्हीं के द्वारा जो है वो अपने फंक्शंस को प्ले करती है। नाउ मूव टू द कौन कौन सी कैटेगरीज है, क्योंकि चैप्टर 3 में बताया था ना। तो 16 कैटेगरीज हैं गाइस प्रोफेशनल्स की, जो कि आरसीआई एक्ट में कवर करी जाती है, जिनको आरसीआई जो है वो रजिस्ट्रेशन देता है। तो ये 16 कैटेगरीज कौन कौन सी है, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। फिर है आपका हियरिंग एंड ईयर होल्ड टेक्नीशियन, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन, है ना, स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग द हैंडीकेप। हम इस कैटेगरी में से आते हैं गाइस, जो भी हम लोग डिप्लोमा बीएड और एमएड करते हैं। तो चाहे आप डिप्लोमा करिए, बीएड करिए या एमएड करिए, आपका जो आरसीई के हिसाब से जो आपकी कैटेगरी होगी वो आपकी स्पेशल एजुकेटर ही होगी। ठीक है। वेदर आप मास्टर ट्रेनर हो तब भी आपकी कैटेगरी जो है वो स्पेशल एजुकेटर की ही होगी। ठीक है। तो फिर हो गया आपका स्पेशल टीचर का हो गया फोर्थ वाला। तो फिर है आपका ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। देन है आपका वोकेशनल काउंसलर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, मल्टीपर्पज रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट और टेक्नीशियन, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर्स, रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स इन मेंटल रिटार्डेशन, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है। रिहैबिलिटेशन काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट, और फिर आपका रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर। तो ये सारी कैटेगरीज को आरसीआई जो है अपने प्रीव्यू में लेता है, और इनका रजिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरसीआई की होती है। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि अभी भी however professionals like physiotherapists or occupational therapists are not covered under the act RCI एक्ट। आरसीआई एक्ट में इन दोनों को कवर नहीं किया जाता, इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो आरसीआई एक्ट में नहीं होता है। फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, अगर स्पीच थेरेपिस्ट का होता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं आरसीआई के द्वारा, किस किस लेवल के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा है, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज जिसमें आपका बीएड एमएड आता है गाइस। ठीक है। डिप्लोमा में आपके जितने भी डीएड आप बोलते हैं, चाहे वो एएसडी है, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी, चाहे वो आपका आईडी का है, आईडीडी का है, आपका एएसडी का है ना, सीबीआर का है, ये सारे आपके जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज में है आपका, है ना। और पीजी डिप्लोमा, पीजीडीआरपी जो है आपका, और भी कई डिप्लोमास है, और डिग्री कोर्सेज का डीएड बीएड एमएड, सॉरी डीएड नहीं, बीएड एमएड, है ना, डिफरेंट जो है स्ट्रीम्स में। और फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, कोर्सेज हैं, मास्टर लेवल कोर्सेज हैं, है ना, शॉर्ट टर्म और रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, जिसमें आप लोग प्रोफेशनल बनने के बाद, है ना, डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद में हम रिफ्रेश करने के लिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए आरसीआई क्या चलाता है, सीआरई, कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो उसमें जो है गाइस फ्रेशर और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंडर जो है, तो ये 6 प्रकार के जो है वो कोर्सेज जो है वो आरसीआई के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। आई रिपीट, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज, मास्टर लेवल कोर्सेज,
है ना, शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज, और जो कि अब नॉलेज अपडेट करने के लिए लाइक सीआरई। ओके, नाउ मूव टू द लिंकेजेस। अब आरसीआई के लिंकेजेस क्या हैं अदर यूनिवर्सिटीज के साथ में, अदर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। इंट्रा कंट्री लिंकेजेस क्या है और इंटर कंट्री लिंकेजेस का, इसको हमने दो भागों में बांटा है। तो पहला है गाइस इंट्रा कंट्री लिंकेजेस, की देश के अंदर ही क्या क्या लिंक हैं आरसीआई की, किन किन से आरसीआई सिंपल भाषा में कहूँ तो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी है गाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डिसेबिलिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेशन हम गाइस इसके ऊपर भी डिटेल में करेंगे। उससे पहले आप सबसे मैं जानना चाहती हूँ कि कितने नेशनल इंस्टीट्यूट इस समय पे वर्क कर रहे हैं देश में, उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे, सिर्फ नंबर आपको बताना है। क्लियर? तो फिर यूनिवर्सिटीज के साथ आरसीआई जितने भी डिग्री कोर्सेज हैं, बीएड है, एमएड है, तो वो यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। ठीक है, उनको डिग्री डिप्लोमा डिग्री और मास्टर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है, सीआरएसयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जयपुर यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो आजकल तो बहुत सारी, ये तो इंस्टीट्यूशन को एफिलिएशन देती है यूनिवर्सिटी, आजकल तो खुद यूनिवर्सिटीज बहुत सारी जो है स्पेशल एजुकेशन की कोर्सेज लेकर के आ रही है। उसके बाद यूजीसी के साथ में जो है वो लिंकेजेस हैं, फिर एनसीईआरटी के साथ में, एनसीटीई के बारे में है, देन इग्नू है गाइस आपका, एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद में बहुत सारे एनजीओस हैं गाइस। तो ये सारों के साथ में जो है वो आरसीआई के लिंकेजेस हैं, कहाँ पर? इंट्रा कंट्री लिंकेजेस, देश के अंदर ही। ठीक है, और बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके साथ यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आरसीआई उनसे लिंकेजेस है। फिर उसके बाद इंटर कंट्री लिंकेजेस कौन कौन से हैं गाइस? इंटर कंट्री लिंकेजेस हैं पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के साथ है, और अभी हाल ही में जो गाइस आपका जो सीबीआईडी का कोर्स आया है, वो कोर्स जो है आरसीआई यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो कोलैबोरेशन में जो है उन्होंने ये कोर्स को जो है वो लॉन्च किया है, जो केवल स्टेट पूरे देश में लगभग 16 के करीब 16 जो है चाहे वो स्टेट इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, और सीआरसी को ये कोर्स जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका गाइस इंटर कंट्री लिंकेजेस और इंटरा कंट्री और इंटर कंट्री, मतलब समझ में आ रहा है इंट्रा और इंटर का? इंट्रा मतलब कि देश के अंदर ही, ये हमारे सारे जो है वो देश के अंदर ही है, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज, एनसीटी, एनसीईआरटी, इग्नू, एमपी भोज, और जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर कंट्री मतलब दो देशों के बीच में, तो पहला पिटसबर्ग यूनिवर्सिटी और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। ओके, ना मूव टू द नेक्स्ट। एड्रेस आपके सामने है आरसीआई का, तो बहुत काम का एड्रेस है ना। बीइंग एज ए प्रोफेशनल कोर्स, जब जितने जैसे जैसे साल होते चले जाएंगे, इतनी बार आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस करने वाले हैं कि ये एड्रेस, ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये आईडी आपको रट जाती है, छप जाती है दिमाग में पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये गाइस कॉन्टेक्ट एड्रेस है गाइस आरसीआई का, कॉन्टेक्ट नंबर्स है जिनको आप साइट पे जाकर के अपडेट जो है वो करते रहेंगे। जैसे जैसे इसमें कोई भी फोन नंबर में अपडेट होता है, मेल आईडी कोई अपडेट होता है, तो रिसेंट का गाइस आपका जो है वो ये अपडेट है। ओके, तो मेंबर सेक्रेटरी के नाम जो है हम लोग जो है यहाँ पर कोई भी करस्पॉन्डेंस जो है वो जब भी आप ये इसलिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो गाइस अपकमिंग सेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन पर होगा कि हम आरसीआई में रजिस्टर्ड कैसे करें। ठीक है, तो ये सेशन भी बहुत जल्दी मैं लाने वाली हूँ जिसमें ऑनलाइन आपको जो है बताया जाएगा। ये वेबसाइट आरसीआई ने नई अभी अपडेट किया है, तो ई पोर्टल बना दिया गया, ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आपको लॉगिन करना होगा, अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि कमिंग सून है आपका। और रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंटरनेट वालों के पास जाते हैं, कैफे पे जाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इंस्टीट्यूट वालों को परेशान करते हैं कि जी हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हमें नहीं आ रहा है। तो उसकी जानकारी जो है आपको इस सेशन में दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस था आरसीआई का, तो ये आपका जो है अपकमिंग सेशन गाइस जो है इसके ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो है गाइस, जैसा कि बताया था कि हमारी ये सीरीज चल रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये एग्जाम के बाद हमें जरूरत पड़ेगी, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा डिले करेंगे। ठीक है, लेकिन अपकमिंग सेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 पे होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, और उसके बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट, और इसी तरह से जो हमने चेकलिस्ट आपको दी थी उसी के साथ जो है हम लोग आगे आगे सेशंस को मूव करते चले जाएंगे। तो आई होप कि गाइस आपको सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर
वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट आल्सो गाइस। ठीक है, और यदि आपको सेशन बेनिफिशियल लग रहे हो तो सेशन को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए गाइस बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मेरे पास फोन आते हैं पर्सनली, ग्रुप में भी बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम हमारे पास में जब आप वीडियो अपडेट करते हैं तो हमारे पास मैसेज ही नहीं आता है। गाइस बेल आइकॉन प्रेस करिए, बेल आइकॉन में आपका सबसे ऊपर एक आपको चार जो है वो लेवल मिलेंगे, तो वहां पे ऑल नोटिफिकेशंस पे जब आप प्रेस करेंगे तभी आपके पास में ये जो है नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो एक बार सब्सक्राइब करने के बाद में जब आप ये काम करेंगे तो आपको बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, और ये बिल्कुल फ्री है गाइस। ठीक है, लेकिन तब जब आपको ये सेशन आपके किसी भी काम आ रहे हैं तब। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है गाइस इसके ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच guys, and thank you for watching and stay tuned with the channel. Thank you so much guys, thank you.